नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गजब एकेडमी में। हिंदी की क्लास आ चुकी है आप सभी लोगों के बीच में। पेपर 1 पेपर 2 की यूपी टेट 2026 की बहुत ही गजब तरीके से गजब एकेडमी पे तैयारी चल रही है। सीडीपी, मैथ और हिंदी की क्लासेज रेगुलर रूप से चलाई जा रही हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी पूछे गए हैं उनकी सबकी प्लेलिस्ट गजब एकेडमी पर पड़ी है। आप वहां जाकर अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग आज हिंदी की क्लास में आ चुके हैं। 30 क्वेश्चनों की ये सीरीज है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आप क्लास में आखिरी लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन है ये आरंभ हुआ है इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से आरंभ हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या था? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है? ये इलाहाबाद से आरंभ हुआ था 1954 में। 1954 में। और किसने? जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने जो है इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये जो पत्रिका है ये अर्धवार्षिक पत्रिका है। अर्धवार्षिक पत्रिका है ये। तो आपने क्या समझा कि नई पत्रिका का प्रकाशन जो है, जो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद में हुआ 1954 में जगदीश गुप्ता और राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। ये साल में 2 बार आती है क्योंकि अर्धवार्षिक पत्रिका है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है किसे? अयोगवाह है विसर्ग। विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, यानी योग न होने पर भी जो साथ रहे। यानी योग नहीं है और फिर भी साथ है तो उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। योग न होने पर भी साथ में रहना या होना अयोगवाह कहलाता है। इसके बाद वाचन के समय पुस्तक की आंख से दूरी 12 इंच की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 इंच की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं मुक्ति बोध की। किसकी पंक्तियां हैं? मुक्ति बोध की हैं। जैसे मुक्ति बोध, इनकी एक और है कि चांद का मुंह टेढ़ा, पढ़ा होगा आपने। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा या काठ का सपना। काठ का सपना, ये सब जो है इनके कविता संग्रह हैं। ये भी कविता इन्हीं की है, मुक्तिबोध की ही है। कौन सी? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब और चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, ये सब मुक्तिबोध की है। क्वेश्चन नंबर 5, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो ये होता है ओवरहेड प्रक्षेपक। ओवरहेड प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर में। किसमें होता है? प्रोजेक्टर में। ओवरहेड जो होता है इसका प्रयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। किसमें? शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? प्रोजेक्टर का, जिसे कहते हैं ओवरहेड प्रक्षेपक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मौन पठन के विषय में धारणा बताइए क्या है? तो मौन पठन कैसे होगा? जब आप एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। मौन पठन का अर्थ, जब आप एकाग्रचित होंगे तभी मौन पठन हो पाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, तदीय समाज की स्थापना किसने की? ये जो तदीय समाज है इसकी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी तदीय समाज की स्थापना। अब जैसे आपके दयानंद सरस्वती हैं, ये तो पता होगे क्या, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी 1875 में। किसने? दयानंद सरस्वती ने। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 में की थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये तदीय समाज की स्थापना इन्होंने की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की थी 1873 में की थी। केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में करने वाले कौन थे? केशव चंद्र सेन। समझ में आ गया क्या? तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में की। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हम लोग क्या है। तथैव शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो तथैव का क्या बनेगा? तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तथैव बनेगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तथा प्लस एव, ये हो जाएगा एव। ये तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा तथैव में ये नहीं लगेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तथैव। ये जो है आपकी वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। वृद्धि संधि में क्या, जैसे आ या बड़ा, इसके साथ में अगर ए आ जाए या ए आ जाए तो क्या होता है? ए बन जाता है। और अगर आ और बड़ा आ के साथ अगर ओ या फिर ओ आ जाए तो ये क्या बनाता है? ओ बनता है, ओ बनेगा। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, चरण कमल बंदो हरिराई उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भैया रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। जहां पर उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, जहां पर उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपासु दयालु दुहुक सकल कलिमल दहन उपरोक्त में कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें जो है सोरठा है। क्या है? सोरठा। ये जो सोरठा होता है इसमें जो है इसके विषम स्थानों में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम स्थानों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और एक चीज क्या, ये जो है दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा होता है सोरठा। दोहे का उल्टा होता है सोरठा। तो आप समझ गए होंगे। और जो सोरठा है आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? मधुलिका जो है जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो ये है पुरस्कार।
पुरस्कार कहानी की पात्र है कौन? मधुलिका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश। तो मोहन राकेश जो हैं इनकी एक रचना और है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की ये भी एक रचना है। जैसे अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर इनकी एक रचना है युगावतार। युगावतार। और मन्नू भंडारी इनकी रचना एक है महाभोज। महाभोज। ये महाभोज जो है मन्नू भंडारी की है और निर्मल वर्मा की है तीन एकांत। तीन एकांत। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन से 4-4, 5-5 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं और आप तब भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो गजब एकेडमी का परिवार जो है आपके सहयोग के बिना बढ़ नहीं पाएगा। तो बहुत ज़रूरत है आपके सहयोग की। आप कमेंट भी किया करिए और अगर क्लास अच्छी लगा करे तो आप लाइक भी किया करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है कौन सा है? तो रचयिता क्या होगा? ये तो पता होगा, बी वाला सही है। रचयिता ये होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कर्म कारक का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म कारक का चिन्ह है को जो है कर्म कारक का है। अब जो ने है, जैसे आपको बता दें 8 कारक होते हैं, कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को और करण कारक का चिन्ह है से। संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो को या के लिए भी होता है और अपादान जिसमें अलगाव होता है से हो जाएगा। और संबंध में क्या होगा? का, की, के, रा, री, ये संबंध में हो जाएंगे। और आपका अधिकरण कारक में जो है हे, अरे ये सब आ जाएंगे। और अधिकरण में आपका में पे पर आएगा। ये देखिएगा यहाँ पे अधिकरण में आपका में पे या में पर आ जाएगा। आपका बचा क्या? संबोधन किसी को बुलाना या संबोधन, जैसे होता है हे जी, हे अजी, ऐसे कहते नहीं, अहो, ये सब। तो आपने देखा कि जो कारक होते हैं 8 कारकों के हमने चिन्ह आपको बताएं। आपको समझ में आ गया होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पे पर संबोधन हाँ हूँ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। यानी जैसे व्यक्तियों का समूह, सभा हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया, ये समूह के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे वस्तुओं का समूह देख लो, वस्तुओं का समूह, इसके अंतर्गत क्या आएगा? मंडल आ जाएगा, कुंज आ जाएगा, गुच्छा आ जाएगा। ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा के कारक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो ये आपका अधिक जो है ये गुणवाचक विशेषण
नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये क्या है? ये परिमाणवाचक है। अधिक जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है। और बाकी गोल, नुकीला, भीतरी ये सब जो है गुणवाचक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है वो कौन सी है? तो उसे कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ये जो समास होता है इसका पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होगा? अव्यय होता है। और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है। तो अव्ययी भाव जो होता है उसका पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद उसका संज्ञा होता है। इसके बाद आगे देखते हैं। अजात शत्रु में कौन सा समास? क्वेश्चन नंबर 19, अजात शत्रु में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है अजात शत्रु में। यानी जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, क्योंकि बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता। यही खासियत है इसकी। बहुब्रीहि समास का जो है कोई भी शब्द क्या होता है? प्रधान नहीं होता है। और जो है ये क्या करता है? दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं। यानी दो शब्द मिलकर नया अर्थ बनाते हैं। समझ गए आप? अजातशत्रु में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अजातशत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है, और अजातशत्रु में बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास की कंडीशन ये होती है कि इसका कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, और ये करता क्या है कि दो शब्दों को मिलाकर एक नया अर्थ बना लेता है। उसी को बहुब्रीहि समास के अंतर्गत लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो अश्विन हो गया। ये अश्विन है। महीने के जो 12 महीने होते हैं, आषाढ़, सावन, कुंवर, उसी की बात की जा रही है। 21 नंबर, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे दो फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो पंक्तियों के रचयिता कौन है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचनाएं जैसे हो गई रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, ये सब इनकी रचनाएं हैं। हुंकार, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। उसके बाद 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 को देखते हैं जरा। लघूर्मि में कौन सी संधि है? लघूर्मि में कौन सी संधि है? तो हम देख रहे हैं लघु प्लस उर्मी, यही बनेगा। लघु प्लस उर्मी, यानी हम कह सकते हैं
क्या लघूर्मी जो है ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। और जैसे आ जाएगा आ प्लस आ बराबर बड़ा, ये कंडीशन किसकी है ये। और जैसे आ जाए ऊ प्लस बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ होगा, ये दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत ये आती हैं। तो लघु प्लस ऊर्म ये हो जाएगा लघूर्मी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जैसे परम प्लस अर्थ परमार्थ हो जाता है। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, तो देखिए इसमें ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बन गया, तभी भानु प्लस उदय क्या हो जाता है, ये हो जाता है भानुदय, भानुदय हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, कपूर शब्द है, कपूर तो तद्भव शब्द है, ये कपूर तद्भव शब्द है। कर्पूर जो होता है ये तत्सम होता है, कर्पूर जो होता है ये तत्सम होता है। यानी तत्सम शब्द जो हैं वो मूल रूप से संस्कृत के ही शब्द होते हैं, और तद्भव शब्द जो होते हैं वो जो है अपनी विकृत के हिसाब से हम रख लेते हैं। अब जैसे देशज हो गया, अब देशज कैसे शब्द हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है, जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। और विदेशी शब्द कौन से हैं, यानी हिंदी भाषा में आए हुए, हिंदी भाषा में आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ, अपनी बात से पलट जाना, अपनी बात से पलट जाना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है, कौन सा है, चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और ये सममात्रिक छंद है, कैसा, सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। अब जैसे दोहा है ये अर्ध सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके जो विषम चरण होते हैं, इसके विषम चरण में 11-11 और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरण में 11-11 और सम में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब जैसे सोरठा हो गया, ये अर्ध सम है, ये भी अर्ध सम है, लेकिन ये जो है दोहे का उल्टा होता है, ये जो है दोहे का उल्टा होता है। ये दोहे में देखिए 13-13 होती हैं, हमने गलत बता दिया, दोहे में 13-13 और फिर 11-11, यानी दोहे में विषम स्थानों पे 13-13, सम स्थानों पर 11-11 होती हैं। और सोरठा में विषम स्थान में 11-11 मात्राएं और सम स्थान में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके बाद रोला, रोला या जो है ये समछंद है, ये भी सममात्रिक है, सममात्रिक छंद है। इसमें इसके प्रत्येक चरण में जो है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि जो दोहा है, इसके दोहा के जो है विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। जो सोरठा होता है इसके विषम चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और जो रोला होता है इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में तो पता ही 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद 26, अंधेरों में रात अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। इसमें जो है कौन सा रस है, इसमें बताना है। इसमें जो है श्रृंगार रस है,
कौन सा रस है भैया? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है क्या? रति। अब जैसे करुण रस, तो करुण रस का क्या होगा? शोक हो जाएगा। शांत, शांत का क्या होता है? आप निर्वेद कह लें या वैराग्य भी कह सकते हैं। निर्वेद या वैराग्य। वात्सल्य जो है, वात्सल्य को आप क्या कह सकते हो? वात्सल्यता कह सकते हो या ममता कह सकते हो। ये सब इनके स्थायी भाव हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? अंधा कुआं, तो अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल, ये इनकी और जैसे रचनाएं हैं सूखा सरोवर, सूखा सरोवर हो गया, और नाटक बहुरंगी, नाटक बहुरंगी, ये सब इनकी रचनाएं हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करोगे? अज शब्द का जो है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है, अज को। तो देखिए अज जो है, ये अज, अज का जो है अर्थ होता है बकरा। पहली बात तो ये, तो अज का जब अर्थ बकरा होता है तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए यानी हमें बकरी बनानी है। क्या बनानी है? बकरी। तो जब हम बकरी इसका बनाएंगे तो क्या करेंगे? आ लगा देंगे, और जब आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अजा हो जाएगा, और अजा का अर्थ होता है बकरी। तो इसमें ये आ प्रत्यय लगाना पड़ेगा बकरे से बकरी बनाने के लिए। बकरी तो स्त्रीलिंग में ही आती है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। इसके बाद 29, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशन हुआ था? 1943 में इसका प्रकाशन हुआ था। किसके द्वारा? हीरानंद वात्स्यायन। हीरानंद वात्स्यायन, जिनको हम आप अज्ञेय कहते हैं। अज्ञेय, इनका नाम थोड़ा लंबा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो अज्ञेय कह देते हैं। यानी प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा किया गया था। अज्ञेय नहीं, अज्ञेय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ये 30 क्वेश्चनों की सीरीज समाप्त हुई। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर 1 से 2 बार आप देख लोगे, सबसे बड़ी बात ये है इस क्लास की कि एक क्वेश्चन आप जब हल करते हो तो एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली ट्रिक है। तो आप जो है क्लास को पूरा देखा करिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।